हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जो है आगे की एक्सरसाइज जो है क्वेश्चन नंबर 9.15 से हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9.15 में डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। देखिए क्वेश्चन जो है आपका पेज नंबर 244 पे बेटा, और पेज नंबर 244 यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 9.15, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 9.15 को देखिए, डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सॉलिड ट्यूब 10 सेंटीमीटर ऑन एन एज व्हेन सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिक प्रेशर। देखिए हाइड्रोलिक, देखिए यहाँ पर ये आपके पास एक ट्यूब है ना। सो ये वाला आपके पास ट्यूब है और ये वाला आपके पास अगर ट्यूब है तो यहां पर इसकी जो एज है, सपोज दिस लेंथ, सो लेंथ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 into 10⁻² मीटर, है ना। व्हेन सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिक प्रेशर, दैट मींस इट इज सब्जेक्टेड टू प्रेशर फ्रॉम ऑल द साइड्स। और यहां पर ये हाइड्रोलिक प्रेशर है, यह है 7 into 10⁶ पास्कल। अब देखिए ये कॉपर है, तो कॉपर का हमको बल्क मॉड्यूलस ढूंढना पड़ेगा, है ना। कॉपर का जो है बल्क मॉड्यूलस हमारे पास है, कॉपर का बल्क मॉड्यूलस 140, पेज नंबर 239 पर 140 है। तो यहाँ पर बल्क मॉड्यूलस जो है ये वाला है 140 into 10⁻⁹ आपके पास 9 पास्कल, ये वाला आपके पास बल्क मॉड्यूलस, ठीक है बेटा। अगर हम लोग ऐसे देखेंगे यहाँ पर कि लेंथ इज 10 into 10⁻² मीटर, तो इसका वॉल्यूम बनेगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू वी कैन से L क्यूब, है ना बेटा। तो यहाँ पर वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम ये वाला हो जाएगा 10⁻⁻⁻3, तो ये वाला 10⁻³ मीटर, ये वाला आपके पास वॉल्यूम हो जाएगा। सो वॉल्यूम कैन बी रिटन हियर एज 10⁻³ इतना हो जाएगा। नाउ वी कैन से बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल टू P, एक्चुअली इट इज माइनस डेल्टा V बाई V। व्हाई माइनस साइन इज देयर, यू नो। अगर आप डेल्टा V देखोगे ना बेटा, तो ये V2 माइनस V1 हो जाएगा। अगर इस पर प्रेशर लगाओगे तो ये प्रेशर से ये वाला ट्यूब जो है ये वाला आपका कम हो जाएगा, है ना। ये वाला आपका जो है ये कम हो जाएगा। तो अगर ये कम हो जाता है तो B इज इक्वल टू -P into डेल्टा V बाई V, ये वाला आपके पास जो है बल्क मॉड्यूलस हो गया। तो बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल टू बल्क मॉड्यूलस into we can say delta V by V is equal to -V. What this minus sign is indicative of? It is only indicative of that delta V, that is change in volume, is negative. Change in volume negative का क्या मतलब हुआ कि वॉल्यूम कम हो रहा है, इनिशियल जितना वॉल्यूम है ना उससे कम हो रहा है। तो आपके पास कितना हो गया, तो ये वाला डेल्टा V is equal to -P into V divided by we can say V। तो ये वाला हो गया PV into we can say डेल्टा V। सो डेल्टा V is equal to आपके पास -P, P के बाद 7 into 10⁶, और V के बाद जो है आपके पास यहाँ पर रखना पड़ेगा ये 10⁻3, है ना। ये वाला हो गया आपके पास वॉल्यूम 10⁻³ मीटर क्यूब, क्योंकि ये एक्चुअली हो रहा है 10⁻1 मीटर। और यहाँ पर अगर आप देखोगे बल्क मॉड्यूलस, तो बल्क मॉड्यूलस इज 140 into 10⁻² we can say 9, है ना। तो ये वाला हो जाएगा 7 2 मतलब 20 हो गया। सो डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस, अगर आप देखोगे तो ये -10⁻³ हुआ, है ना, ये 10⁻³ हुआ ना। और यहाँ पर आपके पास कितना हो जाएगा 2 into 10⁻10, ठीक है। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हुआ ना, तो 1/2 विल बी इक्वल टू वी कैन से डेल्टा V इज इक्वल टू -0.5, है ना। और यहाँ से यहाँ पर ले जाएंगे तो ये वाला हो जाएगा 10⁻⁻7, ठीक है। सो डेल्टा V इज इक्वल टू -0.5 into 10⁻7 will be your answer. Okay. Now question number 9.16 को देखिए। Question number 9.16 को देखिए, है ना। So question number 9.16. If I read this question, ये वाला है 9.16. How much should the pressure on the liter of water be changed to compress it by
0.1%. देखिए, how much pressure on a liter of water to change it, that is delta V by V into we can say 100% is going given here as 0.10%. देखिए बेटा ये परसेंटेज दिया हुआ है ना, तो परसेंटेज हम लोग कैसे निकालेंगे, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू 100%. ये वाला हो गया आपके पास 0.10%. सो डेल्टा V by V हमारे पास कितना हो गया, ये वाला 0.10 divided by we can say 100. So delta V by V it is going to be we can say 1 into 10 raised to minus 3, ये 1 मीटर क्यूब. ये वाला आपके पास डेल्टा V by V हमारे पास हो गया. अब अगर आगे देखेंगे यहाँ पर तो बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर हमको ढूंढना पड़ेगा. विदाउट दिस नहीं, हाँ प्रेशर, तो बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर हमको बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर 2.2 into 10 raised to 9. तो बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर जो आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है वो 2.2 into 10 raised to 9. इक्वेशन में नहीं दिया हुआ है ना, इक्वेशन में नहीं दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पर ये वाला रखना होगा. सो बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल टू वी कैन से P अपॉन डेल्टा V by V, है ना. ये बल्क मॉड्यूलस इनटू डेल्टा V by V इज इक्वल टू P. एक्चुअली माइनस साइन हम लोग यहाँ पर इग्नोर करेंगे क्योंकि ये वाला रिडक्शन दिया हुआ है. यहाँ पर आपको माइनस रखना हो रख सकते हैं, लेकिन अगर नहीं भी रखना है तो डेल्टा V. देखिए फैक्ट बात तो ये है कि उन लोगों को यहाँ पर ऐसा लिखना चाहिए द रिडक्शन इन द वॉल्यूम इज दिस. तो रिडक्शन होता तो हम लोग माइनस रखते हैं, माइनस रखते तो ये वाला आता है, फिर यहाँ पर ये माइनस और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों मिलाकर प्लस हो जाता है ना. तो यहाँ पर हम लोगों को डेल्टा V by V ये प्रेशर आ जाएगा. सो प्रेशर इज इक्वल टू 2.2 into 10 raised to 9 और यहाँ पर डेल्टा V by V ये वाला आ जाएगा आपके पास 1 into 10 raised to minus 3. तो ये प्रेशर कितना हो जाएगा, इट इज 2.2 into 10 raised to 6 पास्कल. इतना जो है आपको प्रेशर चाहिए टू रिड्यूस द वाटर वॉल्यूम ऑफ द वाटर बाय 0.1%. ओके, अब हम लोग जो है जाएंगे एडिशनल एक्सरसाइज पे. इस पे जाएंगे बेटा, एडिशनल एक्सरसाइज पे हम लोग जाएंगे. तो एडिशनल एक्सरसाइज के अंदर पहला वाला क्वेश्चन तो सही है, दूसरा वाला थोड़ा सा लेंथी है, तो हम लोग उसको भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना. तो ये क्वेश्चन नंबर 9.17 को देखिए. क्वेश्चन नंबर 9.17 को, एनविल इज मेड ऑफ सिंगल क्रिस्टल्स ऑफ डायमंड. अगेन रिपीट, वो एनविल जो है ना वो कौन शेप है, तो एनविल इज मेड ऑफ सिंगल क्रिस्टल ऑफ डायमंड्स with the shape shown in the figure are used to investigate behavior of material under very high pressure. Flat faces at the narrow end of the anvil have diameter of 0.5 millimeter and the wide ends are subjected to a compressional force of 50,000 Newton. So what is the pressure at the tip of an anvil? तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाली एनविल जो है ना, यहाँ पर इसका जो डायमीटर, द डायमीटर इज गिवन हियर एज 0.50 मीटर. तो यहाँ से ये जो डायमीटर है ना ये 0.50 मिलीमीटर, 0.50 इंटू वी कैन से 10 raised to minus 3 मीटर. तो ये R है, तो ये वाला हो जाएगा 0.25 इंटू 10 raised to minus 3 मीटर, है ना. इसका रेडियस आपके पास आ जाएगा. नाउ the force on this is given here is 50,000, ठीक है, 50,000 Newton. The force on this is given here is 50,000 Newton. What is the pressure? यहाँ पर pressure क्या होगा? So pressure is equal to force divided by area. So pressure is equal to 50,000 और यहाँ पर area जो है that is going to be we can say pi r square. So P is equal to we can say 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 और यहाँ पर 0.25 इंटू 10 raised to minus 3 का स्क्वायर. तो ये वाला जो आ जाए ना वो आपका आंसर, मतलब दिस मच न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल. ये आपको कैलकुलेशन आपको करना है. क्या करेंगे आप यहाँ पर 50,000 लिखोगे और 50,000 लिखने के बाद जो 3.14 लिखोगे और इसका क्यूब करोगे, मतलब इसका नहीं स्क्वायर करोगे,
इसका स्क्वायर करोगे और ये वाला आ जाएगा 10⁻⁻⁶ है ना, इसका स्क्वायर हो जाएगा 0.0625, 0.0625 विल बी द स्क्वायर ऑफ 0.25। देखिएगा एग्जैक्टली कितना आ रहा है और फिर आप इसको जो है इसको इससे डिवाइड करना, इससे डिवाइड करना, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा तो पॉजिटिव आ जाएगा। सो दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, वो थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब 9.18, ये थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है। इसके अंदर जो है आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, है ना। तो यहाँ पर 9.18 के अंदर a rod of length 1.05 meter having negligible mass is supported by at its ends by two wires of steel and aluminum of equal lengths as shown in figure. The cross-sectional area of wire A and B are 1 mm square and 2 mm square respectively. At what point along the rod should M be suspended in order to produce equal stress and equal strain in both steel and aluminum wire? तो देखिए यहाँ पर आपके पास एक रिजिड सपोर्ट है, you have got this rigid support, है ना। अब यहाँ पर आपके पास A यहाँ पर आपके पास ये B है, ये वाला आपके पास 1.05 मीटर का आपके पास रोड है, 1.05 मीटर का आपके पास रोड है। अब लेट अस से दिस इज नंबर 1 एंड दिस इज नंबर 2। नाउ व्हाट दे हैव गिवन अस एट द रोड लेंथ, इसका मास नहीं है, मतलब इसका मास भी हो तो हमको नेगलेक्ट करना है। एंड 1.05 मीटर हैविंग negligible mass is supported at its ends by the two wire of steel wire। अच्छा, यंग मॉड्यूलस ऑफ स्टील कितना होता है? इट इज 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये वाला यंग मॉड्यूलस ऑफ स्टील, ये वाला आपके पास स्टील वायर है ना, इट इज स्टील एंड एल्यूमिनियम। ये वाला वायर जो है आपके पास एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम है ना। तो ये वायर कितना होगा मान में, ये वायर ये वाला आपके पास हो जाएगा अगर आप देखोगे एल्यूमिनियम के साथ। तो कहाँ गया ये एल्यूमिनियम? 72 नहीं, एल्यूमिनियम का यंग मॉड्यूलस, ये तो शियर मॉड्यूलस है और यंग मॉड्यूलस जो है एल्यूमिनियम का कहाँ गया? 70 × 10⁹9। तो यंग मॉड्यूलस ऑफ एल्यूमिनियम इज 70 × 10⁹9, मतलब आप इसको 0.7 × 10⁻11 आप न्यूटन पर मीटर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इसका जो एरिया है ना वो 1 मिलीमीटर स्क्वायर है, तो 1 मिलीमीटर स्क्वायर है, तो ये वाला आपके पास हो जाएगा 10⁻⁶। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो है वायर ए जो है ना, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब ये वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका ये वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 1 मिलीमीटर स्क्वायर एंड A2 is equal to we can say 2 millimeter square। तो ये वाला आपके पास 2 millimeter square respectively। At what point should a mass be suspended in order to produce equal stress? हमको यहाँ पर कहाँ पर मास लगाना चाहिए ताकि ये दोनों वायर में इक्वल स्ट्रेस प्रोड्यूस हो, तो ये हो सके। तो लेट अस से हमको मास यहाँ पर लगाना चाहिए which is at a distance of x from wire number 1, और यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखोगे ना तो 1.05 - x, ये वाला आ जाएगा 1.05 - x, ठीक है बेटा। तो ये वाला x और ये वाला आ गया आपके पास 1.05 - x। देखिए क्वेश्चन आपने पढ़ा, क्वेश्चन में का अंदर क्या है, ये वाला आपके पास स्टील है, ये वाला एल्यूमिनियम है, इसका यंग मॉड्यूलस कितना, इसका यंग मॉड्यूलस हम लोगों ने बुक में से ढूंढा कितना है। अब इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 × 10⁻⁶ मीटर है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये 2 मीटर। अच्छा, ये जो यंग मॉड्यूलस है ना, ये आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये वाले यंग मॉड्यूलस आपको देंगे ही देंगे, स्कूल की एग्जाम के अंदर होंगे ना, तो यंग मॉड्यूलस आपको वहाँ पर लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो ये y1 और y2 आपके पास आ गया। अब हमको इक्वल स्ट्रेस प्रोड्यूस करनी है, तो इक्वल स्ट्रेस के लिए लेट अस से यहाँ पर टेंशन T1 प्रोड्यूस होता है, यहाँ पर जो टेंशन T2 प्रोड्यूस होता है। तो स्ट्रेस यहाँ पर हम लोग लगाएंगे, तो
तो सिग्मा 1 इज इक्वल टू T1 अपॉन A1 हुआ, एंड सिग्मा 2 इज इक्वल टू वी कैन से T2 अपॉन वी कैन से A2, ठीक है। अब ये वाला हमारे पास सिग्मा 1 और सिग्मा 2 हमको दोनों सेम चाहिए, मतलब उन लोगों ने क्या कहा है क्वेश्चन के अंदर कि हम लोगों को जो यहाँ पर मास लगाना होगा वो कितने डिस्टेंस पे होगा ताकि ये वायर और ये वायर में इक्वल स्ट्रेस प्रोड्यूस हो सके। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। दूसरा क्वेश्चन होगा आपके पास इक्वल स्ट्रेन का भी, तो यहां पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे फॉर इक्वल स्ट्रेस। फॉर इक्वल स्ट्रेस के बारे में हम लोग यहां पर बात करेंगे। सो हमको सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 चाहिए, वी वांट दिस। सो हियर T1 अपॉन T2 सॉरी T1 अपॉन A1 इज इक्वल टू वी कैन से T2 अपॉन A2, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो T1 अपॉन T2 is equal to A1 upon A2, but A1 upon A2 will be equal to we can say 1, let 1 upon 2, तो ये वाला हो जाएगा 1 upon 2, so we can say 2T1 is equal to T2, ठीक है, 2T1 is equal to T2। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि ये सपोज पॉइंट O है ना, तो ये वाला पूरा के पूरा जो हमारे पास रोड है इट इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम एट पॉइंट O। क्या मतलब पॉइंट O के अबाउट में वो नहीं घूमता। देखिए तो यहाँ पर जो है हम लोग यहाँ पर पॉइंट O हम लोगों ने रख दिया, ये वाला पॉइंट O हो गया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास x हो गया। अब हम लोगों को यहाँ पर T1 ये वाला ऐसे ऊपर की तरफ जो है हमको ये टेंशन लग रहा है, यहाँ पर जो हमको फोर्स लग रहा है ये हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमको mg फोर्स लग रहा है, और ये वाला भी जो है हमारे पास T2 जो है अपर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसा कहेंगे कि ये रोड जो है ना घूमता नहीं है, इट इज नॉट रोटेटिंग। सो इफ द रोड इज नॉट रोटेटिंग दैट मींस दिस रोड इज एट एन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट O। सो वी कैन से द रोड इज इन equilibrium at point O. The road is at in equilibrium at point O, ठीक है। तो अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर तो the road is in equilibrium at point O। तो अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर तो ये इस डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। देखिए हम लोग T1 भी टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, तो T1 गिनेगा तो हमको सिर्फ T1 ही गिनना है। T1 से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा दैट विल बी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बाकी का सब भूल जाना है। तो ये वाला हो जाएगा, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो माइनस T1 इंटू एक्स होगा, माइनस T1 इंटू एक्स होगा। फिर यहाँ पर mg मतलब किस पॉइंट का अबाउट में हम लोग गिन रहे हैं O पर x, तो T1 का हमारे को O से डिस्टेंस होगा x, सो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहाँ पर क्या होगा, ये वाला होगा प्लस mg इंटू वी कैन से 0, यहाँ पर 0 हो जाएगा, और ये वाला जो हो जाएगा प्लस T2 इंटू ये वाला हो जाएगा 1.05 माइनस x इज इक्वल टू वी कैन से 0। क्या कर दिया हम लोगों ने, देखिए यहाँ पर हम लोगों ने ऐसा बताया कि इस रोड पर नेट टॉर्क 0 है। अगर नेट टॉर्क 0 है तो क्या मतलब हुआ इसका कि यहाँ पर इससे जो टॉर्क प्रोड्यूस होती है प्लस इससे जो टॉर्क प्रोड्यूस होती है प्लस इससे जो टॉर्क प्रोड्यूस होती है, ये तीनों दिन का वेक्टर एडिशन 0 हो जाएगा। तो सिर्फ इससे ओनली T1 प्रोड्यूसेस अ क्लॉकवाइज टॉर्क, ओनली mg प्रोड्यूसेस whatever it may be anti-clockwise or clockwise, but here the distance from O is 0, so it won't produce any torque, and this is going to be producing the torque in this direction. So ये वाला हमारे पास T2 हो जाएगा। अब अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, आप इसको थोड़ा सा वीडियो पीछे करके इसको वीडियो को पॉज करके नोट बनाइए, हाँ ना। तो ये वाला हो जाएगा T1 इंटू एक्स प्लस T2 into 1.05 minus x is equal to 0. Okay. Now here T2 is equal to 2T1. Let us say this is our equation number 2, 1 and 2. So from equation number 1 and 2, so we can say from 1 and 2 we can say minus T1x
प्लस T2 की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 2T1 into 1.05 minus x is equal to 0. So minus T1x प्लस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2.10 into T1 minus 2T1x is equal to आपके पास क्या आ जाएगा 0. तो अब ये दोनों का एडिशन कितना आप देखिए, अब हम लोग T1 को निकाल ही देते हैं, है ना, ये T1 को कॉमन निकाल के यहाँ पर ले जाते हैं, मतलब 0 के डिवीजन में, तो ये वाला कितना हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 2.10 माइनस 2x इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय T1, है ना, ये T1 कॉमन निकाल के यहाँ पर चला जाएगा, मतलब इट इज गोइंग टू बी वी कैन से 0. सो ये वाला कितना हो जाएगा माइनस 3x प्लस 2.10 इज इक्वल टू 0. So 2.10 is equal to we can say 3x. So x comes out to be we can say 0.70 मीटर, है ना. तो यहाँ से कितने डिस्टेंस पे होना चाहिए 0.70 मीटर के डिस्टेंस पे होना चाहिए, मतलब इट शुड बी समवेयर हियर. ये वाला कहाँ यहाँ पर जो है होना चाहिए. सो आपको पहला वाला आंसर ऐसा लिखना पड़ेगा, टू प्रोड्यूस द सेम स्ट्रेस इन A and B. The mass should be at a distance of 0.70 meter from steel rod, है ना. अब क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर आंसर, to produce the same stress in both the wires, the mass should be at a distance of 0.70 meter from this steel. Okay. Now the second thing, उन्होंने क्या पूछा इसी के अंदर कि यहाँ पर इसी के अंदर इसी क्वेश्चन के अंदर, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट बनाइए. इसी क्वेश्चन के अंदर उन लोगों ने ये भी पूछा है कि कहां पर हमको ये रोड लगाना चाहिए अगर हमको जो है इक्वल स्ट्रेन प्रोड्यूस करनी है. तो अगर इक्वल स्ट्रेन प्रोड्यूस करनी है ना, तो अगेन दिस इज अ रिजिड रोड, ये वाली आपके पास आ गई. अब यहाँ पर आपके पास ये स्टील वायर है और यहाँ पर जो है आपके पास एल्यूमिनियम वायर है ना. ये वाला स्टील था, ये वाला आपके पास एल्यूमिनियम. स्टील को हम लोगों ने कहा 1 नंबर और इसको हम लोगों ने कहा 2 नंबर, एल्यूमिनियम. अब सपोज हम लोग यहाँ पर कोई मास लगा देते, तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास x और ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा 1.05 माइनस x, ठीक है ना. सो सेकंड वाला क्वेश्चन है टू प्रोड्यूस इक्वल स्ट्रेन, है ना. तो हमको यहाँ पर y1 हमको पता है 2 × 10⁻11 और y2 हम लोगों ने ढूंढा था 0.7 × 10⁻11, है ना. ये वाला कितना पास्कल, ये वाला कितना पास्कल. A1 is equal to 1 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर और A2 is equal to 2 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर. चलिए अब हम लोग जो है यहाँ पर ऐसा लगाएंगे, यहाँ पर A1 A2, तो यहाँ पर आपके पास ε1 is equal to ε2, है ना. तो to produce equal strain, let us say this mass should be at a distance of x from the steel rod. So we can say the mass should be at a distance of x from steel wire, at a distance from steel wire. फिर अगर आप देखोगे यहाँ पर the mass should be at a distance of x from steel wire. चलिए अब हमको ε1 is equal to ε2 चाहिए, है ना. लेकिन आपको पता है y is equal to sigma upon epsilon, so epsilon is equal to sigma upon y. तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे sigma 1 y1 is equal to sigma 2 y. लेट अस से यहाँ पर जो टेंशन प्रोड्यूस होगा वो T1 और यहाँ पर जो टेंशन प्रोड्यूस होगा दैट इज गोइंग टू बी टेंशन T1. सो sigma 1 upon sigma 2 is equal to y1 upon y2. सो ये वाला क्या हो जाएगा T1 upon A1
और यहाँ पर T2/A2 is equal to Y1/Y2. So we can say T1/T2 into A1/A2 is equal to we can say Y1/Y2. ऐसा लिखेंगे बेटा हम लोग T1/A1 और A1. अब यहाँ पर कितना हो गया? So T1/T2 is equal to Y1/A1/Y2A2. Okay. Now put all the values and find out the relation between T1 and T2 and then we will apply the same logic. तो y1 कितना है हमारे पास 2 और ये 0.7 10⁻11 नहीं लिखता मैं तो 2 डिवाइडेड बाय 0.7 है ना 10⁻11 तो कैंसिल हो जाएगा. अब a1 और a2 तो a1 की जगह पे हम लोग लिखेंगे 1 और a2 की जगह पे हम लोग लिखेंगे 2. ठीक है ना. सो दिस 2 and 2 will get cancelled. यहाँ पर ऐसे हम लोग कैंसिल करेंगे. सो T1/T2 will be equal to 10/7. सो 10/7 हमारे पास T1/T2 आ गया. ओके. सो आप कितनी नोट बनाइए? इतनी नोट बनाइए. बनाइए. चल अब अगर हम लोग जो है यहाँ पर देखेंगे T1/T2 is equal to 10/7. So T1 is equal to 10/7T. इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे. Let us say this is our equation number 1. वापस फिर वही लॉजिक. ये देखिए यहाँ पर पॉइंट वो है ना इसके अबाउट में the object is in rotational motion. So the object is in rotational equilibrium. At point O है ना. तो यहाँ पर T1 into x but minus T1 into x plus mg into we can say 0 यहाँ पर plus T2 into 1.05 minus x is equal to 0. तो T1 into x plus mg into 0 plus T2 into 1.05 minus x is equal to we can say 0. तो अब यहाँ पर आपके पास हो जाएगा माइनस T1x प्लस T2. तो चलिए T2 हम लोग लिखते हैं. T2 इंटू 1.05 माइनस x इज इक्वल टू we can say 0. बट T1 इज इक्वल टू 10/7 तो यहाँ पर माइनस 10/7 T2x प्लस T2 इंटू 1.05 माइनस x इज इक्वल टू 0. तो अब हम लोग T2 को बाहर ही निकाल देंगे है ना. तो ये वाला 10/7x प्लस 1.05 माइनस x इज इक्वल टू 0. सो माइनस 10x प्लस 7 टाइम्स 1.05 माइनस x इज इक्वल टू 0. सो माइनस 10x. अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम लोग करेंगे ना तो 7.35 माइनस 7x is equal to 0. So 7.35 is equal to 17x1. So x is equal to 7.35 divided by 17. ये डिवीजन आप करना और आप ऐसे लिखो कि to produce equal strain in both the wires, the that mass should be hanged or mass should be suspended from this much distance from the steel wire. Okay, so ये वाला आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर 9.18. अब 9.19 पे हम लोग जाएंगे. देखिए 9.19 पे हम लोग जाएंगे. A mild steel wire of length 1 meter and cross-sectional area 0.5 into 10⁻² centimeter square is stretched. ठीक है. यहाँ पर ये माइल्ड स्टील वायर है. वायर का मतलब होता है ये आपके पास एक सिलेंडर है ना, सिलेंड्रिकल शेप ऑफ लेंथ. इसकी लेंथ आपको दी है 1 मीटर
और यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है दैट इज गोइंग टू बी वी कैन से पाई आर स्क्वायर, ये वाला पाई आर स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो है 0.5 इंटू 10⁻² और इंटू 10⁻4 मीटर स्क्वायर आपको लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया जो दिया हुआ है इट इज गिवन हियर इज 0.50 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये वाला हो जाएगा 0.50 इंटू 10⁻² एंड 10⁻4, ये वाला आपके पास आ जाएगा मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू वी कैन से 3.14 इंटू आर स्क्वायर। सो ये वाला कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻6 इज इक्वल टू 3.14 इंटू वी कैन से आर स्क्वायर। सो यहाँ से आर स्क्वायर आपको मिलेगा 0.5 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय 3.14, तो ये आर आपको यहाँ से मिल जाएगा। ओके, ये आर जो है आपको यहाँ से मिल जाएगा। नाउ वी आर हाइटिंग और सस्पेंडिंग अ मास of 100 gram at the midpoint, है ना, mass of 100 gram at the midpoint, calculate the depression of the mild steel। तो अब ये स्टील का जो वायर है इसका डिप्रेशन होगा, मतलब ये वाला it will be like this, इतना सारा नहीं होगा, but to have the better understanding we are writing like this। अब देखिए बेटा एक चीज आपको मैं सिखा दूं कि आपके पास जो है सपोज ये वाला बार ऐसा हो, है ना, यहाँ पर ये बार ऐसा हो, इस पे आपने W जितना बोझ लगा दिया, है ना, इसकी लेंथ है आपके पास L और ये वाला आपके पास ब्रेथ है और ये वाला D है ना, तो ये वाला इसके ऊपर ऐसा बोझ लगा दिया ना, तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, मतलब ये वाला पॉइंट जो है ये वाला इसका सेंटर यहाँ पर आ जाएगा, है ना, तो दिस मच वुड बी डेल्टा, दिस मच वुड बी द डिप्रेशन। और डिप्रेशन को हम लोग कैसे लिखते हैं मालूम है, डेल्टा इज इक्वल टू WL³ अपॉन 4 BD³ अपॉन 4 BD³, बट दिस इज फॉर दिस शेप। कौन सा शेप होगा आपके पास, क्यूबॉइडल शेप होगा, तो यहाँ पर जो है आपके पास ये वाला इफ लेंथ ब्रेथ एंड डेप्थ आर डिफरेंट, तो अगर क्यूबॉइड होगा तो आपके पास जो है ये वाला आपका डिप्रेशन आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर हमारे पास ये वायर जो है ना, ये वायर के लिए तो हमारे पास एक सिलेंडर है, तो सिलेंडर जो जब यहाँ पर डिप्रेशन होगा सिलेंडर का, तो ये वाला आपके पास कितना हो जाएगा, ये वाला आपके पास डेल्टा हो जाएगा। सो डेल्टा इज इक्वल टू यहाँ पर आपके पास लगेगा WL³ अपॉन 12 पाई r⁴y, ये वाला डिप्रेशन का फॉर्मूला है। अच्छा ये फॉर्मूला तो आपको दिया हुआ है NCERT में बुक में, ये फॉर्मूला दिया हुआ है, लेकिन ये फॉर्मूला जो है आपको नहीं दिया हुआ है, ये भी विदाउट प्रूफ दिया हुआ है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर प्रूफ आपको दिया हुआ है, ऐसा नहीं है, यहाँ पर विदाउट प्रूफ दिया हुआ है और ये भी जो है आपको विदाउट प्रूफ आपको एक्सेप्ट करना होगा। अब यहाँ पर हमारा W कितना हो जाता है, तो यहाँ पर W इज इक्वल टू mg, m जो लिखेंगे तो 100 ग्राम है इंटू 10⁻³ इंटू वी कैन से 10, तो ये वाला हो गया आपके पास 1 न्यूटन। W आपके पास कितना हो गया 1 न्यूटन। सो डेल्टा इज इक्वल टू W 1 न्यूटन हो गया। L की जगह पे अगर आप देखोगे तो 1 का क्यूब हो जाएगा, ये 12 हो गया, ये पाई 3.14 हो गया, R जो है आपको यहाँ से जो मिला ⁴ उसका ⁴ कर दीजिए, ये R जो आपको मिला इसका ⁴ कर दीजिए। और स्टील के लिए वायर के लिए आपके पास 2 × 10⁻11 है। अब ये वाला कैलकुलेशन आप कर लीजिए, तो ये वाला जो आएगा वो आपका डिप्रेशन आ जाएगा मीटर में, दैट विल बी डिप्रेशन इन मीटर। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन इजीली फाइंड आउट द डिप्रेशन। तो आपको क्या याद रखना है, यहाँ पर डेल्टा इज इक्वल टू WL³ अपॉन 12 पाई r⁴y। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डिप्रेशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9.20। Question number 9.20. Two strips of metal are riveted together at their ends by 4 rivets.
each of diameter 6 millimeter. What is the maximum that can be exerted by the riveted steel if the shearing stress on the rivet is not to exceed 6.9 into 10⁷ Pascal? Assume that each rivet is to carry 1/4 of the load. यहाँ पर These two plates are riveted like this. ये वाली पहली प्लेट है और यहाँ पर एक दूसरी प्लेट है। यहाँ पर एक रिवेट लगा दी, यहाँ पर एक रिवेट और यहाँ पर एक रिवेट और यहाँ पर एक रिवेट लगा दी, ठीक है ना। अब ये रिवेट जो है यहाँ पर ऐसे होगी, यहाँ पर उसका दूसरा आपको मिल जाएगा। तो दिस इज हाउ द प्लेट्स आर जॉइंड। अच्छा, ये जो रिवेट का डायमीटर है, that diameter is 6 millimeter. So radius is equal to 3 into 10⁻³ millimeter. ये वाली आपके पास रेडियस होगी, है ना। अब यहाँ पर the diameter, what is the maximum tension that can be exerted by the riveted steel if the shearing stress of the rivet is not to exceed 6.9 into 10⁷ Pascal. तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सिग्मा shear is equal to, we can say that F upon A, है ना, F upon A. So sigma into A is equal to F. A पे कितना फोर्स लगना चाहिए, है ना, यहाँ पर जो फोर्स लगेगा, so ये फोर्स आ जाएगा आपके पास 6.9 into 10⁷ और ये एरिया is equal to πr². So 6.9 into 10⁷ और यहाँ पर 3.14 into r की जगह पे आप लिखोगे 3 into 10⁻³ का स्क्वायर। ये आप कर लो, जो आएगा आपका आंसर, है ना। लेकिन ये एक रिवेट के लिए फोर्स है, तो हमारे पास रिवेट फोर्स फॉर वन रिवेट, बट वी आर एक रिवेट के लिए हम लोगों ने कैलकुलेशन किया, है ना। यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पर हम लोगों ने कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन फॉर वन रिवेट, कैलकुलेशन फॉर वन रिवेट। अच्छा, अब उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे, कैलकुलेशन फॉर वन रिवेट, और उसके बाद जो है फॉर फोर रिवेट्स, फोर रिवेट्स, है ना। तो F डैश इज इक्वल टू 4 into F, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लो, जितना है वो इतना आपका आंसर होगा। तो ये वाला आपके पास इतना आंसर होगा। ओके, तो दिस इज हाउ वी कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टेंशन, है ना। ओके, two strips of metal are riveted together at their end, each diameter. What is the maximum tension? अच्छा, maximum tension, तो this is going to be, we can say, ये वाला जो F dash होगा ना, ये T max हो जाएगा, ठीक है ना, मैक्सिमम टेंशन। फिर उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन बन रहा है हमारा मरीना ट्रेंच का। देखिए, if I read the question, it seems like the Marina Beach Trench is located in the Pacific Ocean. At one place, it is nearly 11 km beneath the surface of the water. The water pressure at the bottom trench is about 1.1 into 10⁸ Pascal. A steel ball of initial volume 0.30 m³ is dropped into the ocean and falls into the bottom of the trench. What is the change on the volume of the ball when it reaches the bottom? अब देखिए, यहाँ पर जो है आपके पास ये वाटर है और यहाँ पर जो ये मरीना ट्रेंच, मतलब इट इज गोइंग लाइक दिस, और बॉल यहाँ पर है ना, और उसके प्रेशर कितना है, सो प्रेशर इज इक्वल टू, इट सेज दैट 1.1 into 10⁸ पास्कल। ये स्टील बॉल है, स्टील बॉल है। तो यहाँ पर आप अगर आप देखोगे तो नियरली 11 km of the water pressure at the bottom is 100 inches,
द स्टील बोर्ड ऑफ द वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम आपके पास 0.32 मीटर स्क्वायर है, मीटर क्यूब है, 0.32 मीटर क्यूब। नाउ दे आर आस्किंग अस टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेल्टा V, है ना। व्हाट इज द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द बॉल व्हेन इट रीचेस टू द बॉटम। तो अगर आप देखोगे बेटा यहाँ पर बल्क मॉड्यूलस के बारे में, तो यहाँ पर बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर 2.2 नहीं वाटर कहाँ है, यहाँ पर स्टील होना चाहिए, है ना। तो ये वाला बल्क मॉड्यूलस ऑफ स्टील, क्योंकि ये स्टील है, तो ये बल्क मॉड्यूलस ऑफ स्टील इट इज गिवन हियर इज, कहाँ गया ये स्टील वाला, 160 into 10⁹ ये कौन से कहाँ से आपने लिया, पेज 239 पर से, या आपने पेज 239 पर से लिया। सो आपके पास क्या हो जाएगा, बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल टू -P into डेल्टा V बाई V, है ना। सो ये वाला बल्क मॉड्यूलस into डेल्टा V बाई V इज इक्वल टू -P। हमको तो सिर्फ डेल्टा V ही चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा V इज इक्वल टू -P into V डिवाइडेड बाई V। सो डेल्टा V इज इक्वल टू -P, P की जगह पे आप क्या लिखोगे यहाँ पर, तो ये वाला आपको लिखोगे 1.1 into 10⁸, B की जगह पे आप लिखोगे 0.32, और यहाँ पर बल्क मॉड्यूलस 160 into 10⁹। ये वाला कैलकुलेट कर लो, ये इतना जो है आपको रिडक्शन इन वॉल्यूम मिलेगा, इतना जो है आपको रिडक्शन इन वॉल्यूम मिलेगा। तो क्या कर दिया आप लोगों ने, प्रेशर लिख दिया, यहाँ पर वॉल्यूम लिख दिया, यहाँ पर डेल्टा भी लिख दिया, P इज इक्वल टू -P अपॉन डेल्टा V बाई V। तो ये वाला आपके पास डेल्टा V आपके पास आ गया। ओके, सो दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर, है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए चैप्टर के साथ में मिलेंगे।